अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया है। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, अमेरिका की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगले 1 घंटे में कौन कौन सी खबर दिखाने वाला हूं। तो जान लीजिए कि आज आप 8 से 9 किन किन खबरों को देखेंगे। पूरे बुलेटिन के दौरान मैं आपसे कहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की वो खबर जो आप देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, वो मैं दिखाता हूं। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश में चुनाव हो और वहां राष्ट्रपति का चुनाव हो तो मैं विदेश की खबरें भी दिखाता हूं। इसलिए आज पहली खबर में बात होगी अमेरिका की। अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया है। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इसका भारत पर क्या असर होगा, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, एक एक पहलू बताऊंगा। दूसरी खबर में बात होगी शारदा सिन्हा जी की। छठ और त्योहार में हर घर में गूंजने वाली आवाज अब शांत हो गई है। शारदा सिन्हा के जीवन पर विस्तार से बात करूंगा। पूरा उत्तर भारत शोक में डूबा हुआ है। हर कोई लिख रहा है, ट्विटर में लिख रहा है, सोशल मीडिया में लिख रहा है और दुख मना रहा है और ये कह रहा है कि अनंत के लिए आवाज विलीन हो गई। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के थानों की। अब एमपी के हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। थानों से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात होगी जमीन की। एमपी में जमीन महंगी होने वाली है, लेकिन फिलहाल मामला थोड़ा सा टल गया है। आपके इलाके में जमीन के रेट कितने बढ़ सकते हैं, जानना चाहते हैं तो देखते रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। पांचवी खबर में बात होगी उस दिव्यांग की जो दर दर भटक रहा है कि प्रशासन ट्राईसाइकिल दे दे, लेकिन आखिरी उम्मीद विस्तार न्यूज है। कैसे, देखिएगा खबर। छठवीं खबर में बात होगी पिज्जा की। आप सब पिज्जा खाते होंगे, लेकिन पिज्जा में कीड़े भी निकल रहे हैं। खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाही हो रही है, 2 शहर की तस्वीर दिखाऊंगा। ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन फूड का ऑर्डर दे रहे हैं तो इस खबर को देख लीजिएगा। सातवीं खबर में बात होगी उस जिले की जहां एक अस्पताल में सभी बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बने रहिएगा। आठवीं खबर में बात होगी अंबिकापुर की। पटवारी ने घूस मांगी, पीड़ित ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर पैसा मांग लिया। 9वीं खबर में छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव विस्तार से दिखाऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है जो मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए। अब की बार ट्रंप सरकार, गोली लगी ट्रंप को, क्या क्या नहीं हुआ। एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क खुलकर प्रचार करने आ गए। बहुत बहुत बधाई हो डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बधाई हो। दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अमेरिका के चुनाव नतीजों ने नया इतिहास रचा है। 4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप कई तरह के कानूनी विवादों और आरोपों में भी घिरे रहे, लेकिन सारे विवादों से निपटते हुए, चुनाव में दमदारी से प्रचार करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में फतह हासिल कर ली है। विस्तार से आप अपनी स्क्रीन को देख लीजिए। बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी बहुत ही जरूरी खबर है, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को 277 सीटें मिली हैं, जबकि कमला हैरिस को 226 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में जीत के लिए 270 सीट चाहिए थी। डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को बहुमत से 44 सीटें कम मिली, जबकि बहुमत से 7 सीटें ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को मिली, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही ट्रंप को अमेरिका में जीत हार का फैसला करने वाली 7 स्विंग स्टेट्स में भी सभी सीटों पर ट्रंप को ऐतिहासिक जीत मिली है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मिली शानदार जीत पर पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। This is a magnificent victory for the American people. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We have a new star. A star is born, Elon. ट्रंप को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे?
अमेरिका ने किस मुद्दे पर वोट किया है, तो चलिए यह भी विस्तार से आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि महंगाई है। देखिए स्क्रीन, आपको पता है इस बार अमेरिका में भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई ही रहा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को घेरते रहे। रैलियों में कायदे दाम भी बताया, सब कुछ बताया। ट्रंप के मुताबिक उनकी सरकार में जो कॉफी 588 रुपए की थी, कॉफी का जिक्र कॉफी में होगा तो कॉफी पीना पड़ेगा, ब्लैक कॉफी 588 रुपए की थी, वो बाइडेन सरकार में 840 की हो गई। आलू जिसकी खपत अमेरिका में खूब होती है, जब ट्रंप की सरकार थी तो 252 रुपए प्रति किलो था, जो बाइडेन सरकार में 420 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। इसके अलावा मुर्गा का दाम, बताइए, मुर्गा का दाम अमेरिका चुनाव में गूंज रहा है। ट्रंप सरकार में 167 रुपए था, वो बाइडेन सरकार में 251 रुपया का हो गया। दूध का दाम भी ट्रंप सरकार में 294 रुपए था, जो बाइडेन सरकार में 420 रुपया प्रति लीटर हो गया। ये देखिए, आपके यहां अगर 1 रुपया दूध का दाम बढ़ जाता है तो आप हाय तौबा करने लगते हैं, क्या ये बताइए कैसे दाम बढ़ गया। यहाँ 420 रुपये मिलता है। हालांकि वहां की इकोनॉमी और यहाँ की इकोनॉमी में बहुत अंतर है। देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में खाने पीने की महंगी हुई चीजों को बनाया, जिसके जरिए ट्रंप सीधे आम जनता से जुड़ते चले गए, कनेक्ट होते चले गए। इसके अलावा अमेरिका के लोग बाहर से आ रहे शरणार्थियों को लेकर भी परेशान रहते हैं। अमेरिका के लोगों का मानना है कि बाहर से आने वाले शरणार्थी ये उनके हिस्से को कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में बाहर से आए शरणार्थियों को भी चुनावी मुद्दा बनाया और बार बार चुनावी रैली में कहते रहे कि उनकी सरकार आई तो बाहर से आए शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजेंगे और अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी को और ज्यादा सख्त कर देंगे। एक बार फिर से अपनी स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने वादा भी कर दिया कि वो सत्ता में वापस आए तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को भी रुकवा देंगे। टैक्स कट को लेकर बड़े ऐलान करेंगे। सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स को खत्म कर देंगे और सबसे बड़ा वादा जो ट्रंप ने किया वो यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर देंगे, इसका किया, जिससे अमेरिका की जनता ने यह माना कि अगर अमेरिका के पैसे यूक्रेन नहीं जाएंगे तो वो अमेरिका के लोगों पर ही खर्च होंगे, जिससे अमेरिका में बढ़ती बेतहाशा महंगाई भी कम हो जाएगी। इतने धीरे इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग विस्तार से सब कुछ समझ जाएं। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में ये वादे कर रहे थे तो अमेरिका को यह भरोसा होने लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यूक्रेन को देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों पर खर्च करने के लिए नहीं है। मतलब आप समझ गए डोनाल्ड ट्रंप कैसे आम लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचे, और यही वजह रही कि अमेरिका की जनता ने ट्रंप पर भरोसा जताया और ट्रंप को बम्पर जीत मिली। ट्रंप को मिली ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट कर बधाई दी। ट्रंप को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हमेशा चर्चा में रही है, सुर्खियों में रही है। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की थी। पूरे स्टेडियम में ट्रंप और मोदी की दोस्ती के चर्चे हुए। इसके बाद जब पीएम मोदी के आमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवार समेत भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी भव्य स्वागत किया था। साल 2020 में ट्रंप के भारत आने पर दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रंप के स्वागत में करीब 1,20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों ही कार्यक्रमों की दुनिया भर में चर्चा रही। मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती की एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों ही नेता राष्ट्रवादी विचार के हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का विजन है इंडिया फर्स्ट, वैसे ही ट्रंप का विजन है अमेरिका फर्स्ट। मतलब दोनों ही नेता अपने देश के हित को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका में पिछले चुनाव में ट्रंप को हार मिली, लेकिन इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के समर्थन में बयान देते रहे। पीएम मोदी का नारा आपकी बात ट्रंप सरकार की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। एक बार आप भी सुन लीजिए, सुनाइए भाई। In India have connected well with President Trump.
The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। पिछले चुनाव में तो ट्रंप को हार मिली, लेकिन इस साल 2024 में भारत से लेकर अमेरिका तक के चुनाव ने इतिहास रच दिया। भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और अमेरिका में 4 साल बाद ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। अब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई है, तो इसके क्या मायने हैं वो भी समझ लीजिए। एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। ट्रंप की जीत के बाद ग्लोबल एक्सपोर्ट यानी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप के आने से चीनी माल के आयात पर टैक्स बढ़ सकता है और चीनी उत्पाद पर टैक्स बढ़ता है तो इसका फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही टेक्सटाइल, टाइल, वायर केबल कारोबार बढ़ने की भी उम्मीद है। भारत को मेटल, केमिकल, फार्मा कारोबार में भी फायदे की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो बात हुई ट्रंप के जीत के मायने की, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि भारत के लिए अमेरिका क्यों जरूरी है और अमेरिका के लिए भी भारत क्यों जरूरी है। भारत अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर आयात करता है, जबकि अमेरिका को भारत 77.52 अरब डॉलर निर्यात करता है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का निर्यात अधिक है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आने से सब ठीक ही होगा। ट्रंप के रहते हुए कई बार भारत और अमेरिका में विवाद भी हुए। ट्रंप ने भारत को स्पेशल बिजनेस पार्टनर की कैटेगरी से भी बाहर निकाल दिया था। ये उस समय की बात है जब ट्रंप उस समय सरकार में थे, तब की बात है, ये पुरानी बात है। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान H-1B पर बैन लगा दिया था। मतलब भारत से नौकरी की तलाश में अमेरिका जाने वाले लोगों को H-1B वीजा की जरूरत होती है, जिस पर ट्रंप ने बैन लगा दिया था। इसके अलावा कश्मीर के मुद्दे की बात करें तो जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन में ही बयान देते रहे। इसके साथ ही ट्रंप हिंदुओं पर हो रहे हमले की भी कई बार निंदा कर चुके हैं। ट्रंप के जीतने से भारत पर और क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए मुझे कहां चलना पड़ेगा? भोपाल चलना पड़ेगा और प्रत्यक्ष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रत्यक्ष आज अंग्रेजी में बहुत बोले हैं ट्रंप, और अपने को अंग्रेजी बहुत आती नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आपसे समझ लें कि इसके क्या मायने हैं और भारत के लिहाज से ट्रंप की सत्ता में वापसी को किस तरह से देखा जाना चाहिए। विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए। प्रत्यक्ष। देखिए ज्ञानंद जी, ट्रंप की ये जो जीत है ये देश दुनिया हर जगह चर्चा में है, और चर्चा में हो ही क्यों ना। ट्रंप ने जीत से पहले ही ये बोल दिया था कि अगर मैं आऊँगा तो ये जो युद्ध हो रहे हैं देश विदेश हर जगह, पहले तो मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा, और अपने देश यानी भारत में पड़ने वाला जो असर है इसको अगर मापना हो, इसको अगर देखना हो तो इसके बाजार को देखना चाहिए। आप देखेंगे शेयर मार्केट एकदम उफान पे है। उस उफान पे होने का कारण ये है कि यदि ट्रंप जैसे राजनेता अगर युद्ध रुकवा देते हैं तो क्रूड ऑयल के दाम गिर जाएंगे। क्रूड ऑयल के दाम इसलिए गिर जाएंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहे जितनी भी लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, वहां से क्रूड ऑयल छूट जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं यानी कि जो विकासशील देश हैं वहां पे जो क्रूड ऑयल है वो सस्ते दरों पे पहुंचेगा, और ट्रांसपोर्ट से लेकर के लॉजिस्टिक्स तक हर चीज़ पे असर पड़ने वाला है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में उछाल इसलिए भी है क्योंकि जो छोटे देश हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ट्रंप का एक बयान आया था कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हैं ये बहुत बढ़ गए हैं। ट्रंप ऐसे पहले बड़े नेता थे अमेरिका की तरफ से जिन्होंने हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को कंडेम किया था, विच मीन्स कि अगर हिंदुओं पे इसी प्रकार से अत्याचार होते रहे तो ये गलत है, पूरे तरीके से गलत है। जबकि कमला हैरिस और बाइडन की तरफ से ऐसा कोई भी बड़ा बयान नहीं आया था। इसी कारण से ट्रंप को इंडियन अमेरिकन्स का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल लहजे से इस मुद्दे को देखा जाए तो क्वाड एक अलायंस बनाया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस, इसमें बाइडन की जो भूमिका थी ये बहुत कम थी। वो भूमिका कम इसलिए भी थी क्योंकि बाइडन को ऐसा माना जाता है कि वो पुराने ख्यालात के नेता हैं जो कि रूस को ही अभी भी बहुत बड़ा थ्रेट मानते हैं, तो वो रसिया के खिलाफ ही सारी स्ट्रेटेजी और प्लान को किया करते थे। अब ट्रंप एक ऐसा माना जाता है कि फॉरवर्ड सोचने वाले नेता हैं। ट्रंप के आने से क्या होगा कि वो जो ट्रंप का एक विदेश नीति का एक शिफ्ट था वो फिर से आ जाएगा वापस से चाइना पे। ईरान और चाइना पे ट्रंप फिर से सख्त होने वाले हैं, यानी कि भारत के जो
निर्यात हैं, भारत के जो आयात हैं, यानी भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ये बढ़ने वाले हैं। ये तो एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष अगर मैं बात करूं तो ट्रंप की एक नीति ये भी रही है, जैसा आपने बताया शो के शुरुआती हिस्से में, कि ट्रंप अपने यहाँ टैक्स और टैरिफ ड्यूटी इसको कम करने वाले हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ये क्या होगा कि इनके यहाँ का जो निर्यात है वो कम हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। आपने बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। महंगाई मुद्दा इसीलिए रहा क्योंकि वास्तव में अमेरिका में अगर महंगाई की दरें देखी जाए तो इस समय बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाते हैं सरकार खबर भी दिखाई प्रत्यक्ष, और आपने भी बहुत विस्तार से, जब आपको सुन रहा हूं तो सुनने का मन कर रहा है। लेकिन अमेरिका में जब भाषण हो रहा था ट्रंप का तो बहुत एनर्जेटिक होकर वो कुछ बोल रहे थे अंग्रेजी में। वो बताइए, उन्होंने कोई ऐसी लाइन बोली हो जो कि अमेरिका को पसंद आई हो और खूब जब हो हल्ला हुआ था, वो कोई लाइन अगर आपको याद हो? सबसे बड़ी लाइन तो यही थी कि आई विल एंड ऑल द वॉर। जितने भी युद्ध चल रहे हैं पूरे देश में मैं इसे खत्म कर दूंगा। अमेरिका की जनता के लिए ये जो सरकार बनेगी वो महंगाई को कुचल देगी, महंगाई को रोक करके रख देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे इसी तरह से चर्चा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? छठ का स्वर अनंत में विलीन हो गया। देख लीजिए, इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हें बिहार का लता मंगेशकर भी कहा जाता है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर, जिनके सुरों के बिना भारत में हर उत्सव अधूरा माना जाता है, जिनकी आवाज के बिना छठ की शुरुआत नहीं होती थी। शारदा जी की भाषा भले ही सीमित थी, लेकिन उनको सुनने वाले असीमित थे। उनका संगीत भाषाई सीमा के बंधन से मुक्त था। शारदा जी ने सिर्फ गायकी नहीं, उनके सुरों ने समाज को संवारा, महिला संघर्ष को नई आवाज दी। शारदा सिन्हा ने मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा को विस्तार परिवार की ओर से हम सब भी श्रद्धांजलि देते हैं। मंगलवार को देर रात दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। जो गाना आपको सुना रहा था, छठ पर्व में ये गाना सुन के लोग भावुक हो जाते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू छलक उठते हैं। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया था, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। शारदा जी की उम्र 72 साल की थी। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में जन्मी शारदा सिन्हा के लिए संगीत में कोई सरहद नहीं थी। उनके गाने भले ही लोकल थे, उनका असर ग्लोबल था। शारदा सिन्हा के संगीत में जीवन का सफर भी आपको बता देता हूं, स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। साल 1974 में शारदा सिन्हा ने पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी। छठ का सबसे मशहूर गीत उग हो उग सूरज देव शारदा सिन्हा ने ही पहली बार 1978 में गाया था। लोकगीत के अलावा शारदा जी ने बॉलीवुड में भी बहुत गाने गाए हैं। पुराने जमाने के लोगों ने एक गाना बहुत सुना होगा, कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया। ये शारदा सिन्हा का पहला बॉलीवुड गाना था। त्योहारों से लेकर उत्सव तक, शादी से लेकर विदाई तक, प्रेम से लेकर विवाह तक, ऐसा कोई मौका नहीं जिसके लिए शारदा सिन्हा ने गीत ना गाया हो। वैसे तो शारदा जी के लिए सम्मान हम सबके दिलों में है, लेकिन समय समय पर सरकारों ने भी शारदा सिन्हा का सम्मान किया। शारदा सिन्हा को पहला बड़ा सम्मान 1991 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री के रूप में दिया गया। इसके बाद साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शारदा सिन्हा को मिला। साल 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड और 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार मिला, और साल 2018 में शारदा सिन्हा को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा को देश भर के नेता और सेलिब्रिटी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली में निधन के बाद शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया जा चुका है। लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन पर आम लोगों में भी शोक की लहर है। लोग दुखी हैं। हमने भी कुछ लोगों से बात की है। आम लोग कैसे शारदा सिन्हा जी को याद कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। नहाए खाए वाले दिन छठ मैया ने उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया, उनकी इच्छा पूरी की।
भगवान उनको हमेशा हमेशा सदगति प्रदान करे। शारदा सिन्हा के बारे में एक एक बच्चा जानता है कि वो क्या थी, बिहार के लिए क्या थी। वो किला कहलाती थी। हम नम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। उस आत्मा को इस धरती पे प्रभु से निवेदन करते हैं कि दोबारा भेज दें। यादगार में हम लोगों ने एक छठ घाट उनके लिए निर्माण किया है। उनके गीतों से ही हमारी छठ की शोभा बढ़ती है। अब ऐसा लगता है कि जैसे परिवार से कोई सदस्य चला गया है। देश के लिए बड़ी क्षति है और हमें भी बड़ा दुख हुआ है। बहुत ही दुख की बात है कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पे अगर छठ को किसी ने पहुंचाया है तो उनमें उनका योगदान है। आम लोग ही नहीं, भाषा भी उनकी कर्जदार रहेगी, क्योंकि भोजपुरी और मैथिली को वो पहचान दिलाई शारदा सिन्हा ने, जिसकी वो वास्तविक हकदार थी। भोजपुरी और मैथिली अपनी बिटिया की हमेशा ऋणी रहेगी। विस्तार परिवार भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देता है। हमारे बीच कुछ भोजपुरी साथी हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं और सही मायने में उस भाषा में ही बात करना चाहता हूं। सूर्यांश मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल दफ्तर से। सूर्यांश, शारदा सिन्हा को आप अपनी भाषा में, अपने प्रेम में किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे, जरा उन शब्दों को विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने कह दीजिए सूर्यांश। देखा ज्ञानेंद्र भैया, ये बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा हम ऐसे कहती कि पूरे दुनिया बदे उस शारदा सिन्हा रही, शारदा सिन्हा लोग कहें, लेकिन बिहार के लोगन बदे, यूपी के लोगन बदे, पूर्वांचल के लोगन बदे उस शारदा दीदी रही। शारदा सिन्हा के नाम से नहीं लोग उनके जानत रही, लोग कहें शारदा दीदी हैं। और घर की महिलाएं जो रही, महिलाएं पुरुष, हर कोई उनका गीत सुना। जब भी बनारस का घाट हो, चाहे बिहार का घाट हो, गंगा माई के कौनो भी घाट पे अगर छठ पूजा होता तो वो पूजा में शारदा दीदी का गाना जरूर बनी। शारदा दीदी के गाना न अधूरा रहा। लोग कहलन अरे यार तैसा शारदा दीदी वाला गीत बजावा। हो सकल लोग उन्हें शारदा सिन्हा के नाम से जाना था, लेकिन शारदा दीदी आज भी अमर हो गई। लोग के अपने व्यक्तिगत क्षति के रूप में देखत हुए। लोन के लगा कि अरे यार हमार आपन कोई चल गल, हमरे घरे के लोग चल गल। और ई उनकर जौन विधा रहल, जौन लोकगीत रहल, जौन भोजपुरी परंपरा रहल, ओके उन वैश्विक स्तर पर लेके गईलिन, देश के स्तर पर ले गईलिन, हर एक नया पहचान दिलेलिन। बॉलीवुड में सलमान खान के फिल्म का बात हो, कहे तो से सजना, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में जौन परंपरागत विधा हो ओके लेके अलिन, तार बिजली से पतले हमारे पिया। एकरे साथ ही जब गांव में रोपनी करत के, सोहनी करत के, खेते में जौ लगावत के, या फिर खेते में से घास निकालत के, खेती के कौनो भी काम करत के जब लोग इकट्ठा हो गोलियां, तो लोग शारदा दीदी का गाना गावे। लोग कहें अरे यार का चुप होके करत हो, तैसा शारदा दीदी वाला गाना गावा, काम करे के, खेते में खेती करे के। लेकिन अब लोगन के दुख होई कि शारदा दीदी बीच में नहीं रह गई। और सबसे बड़ा संयोग ये बा कि छठी मैया का बहुत बड़ी भक्त रही, उन खुद छठ पूजा करें, लेकिन और छठी वाले दिन ही पूजा के दिन और छठ पर्व की शुरुआत के दौरान उनका निधन हुआ। छठी मैया ने सीधे सीधे कुल मिला के ये कहिए कि अपने पास बुला ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यांश, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बुजुर्गों से इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी सलाह मांगिए, एक ही सलाह देते हैं कि बेटा जमीन खरीद लो, हमेशा फायदे में रहोगे। और कारण पूछो तो कहते थे कि जमीन के रेट तो समय के साथ बढ़ने ही हैं। और बात भी सच है कि जमीन के रेट बढ़ते ही हैं, लेकिन जमीन के रेट इतने भी नहीं बढ़ने चाहिए कि आम आदमी खरीदने का सोच ही ना पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जमीन के रेट बढ़ने वाले हैं, जमीन खरीदने का मन है तो पूरी खबर देख लीजिए, विस्तार से सबको समझ लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए। एमपी सरकार रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव चला रही है, जिसमें होगा क्या कि जहां पर ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं वहां पर जमीनों के दाम महंगे होंगे। जमीनों को पहचानने का काम सभी जिलों में कलेक्टर ने कर लिया है। इसके लिए 6 नवंबर को बैठक भी होनी थी, जिसमें जिलों से आए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी जानी थी। फिलहाल ये बैठक टल गई है। क्यों टली है ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस बैठक में मंजूरी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में जमीन महंगी होगी। यह खबर आते ही हर जगह उतनी ही हलचल शुरू हुई जितनी आम लोगों के मन में होगी। सबसे पहले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया।
सांसद आलोक शर्मा ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री के सामने मांग रखी कि इस तरह की किसी भी बैठक से पहले जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाए, जिसके बाद फिलहाल इस बैठक पर रोक लग गई है। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद सांसद आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। इसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की गई। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए थी। इसके लिए आज मैं मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी से मैं मिला हूँ। उन्होंने मेरी बात को सशर्त स्वीकार किया है और प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि आपकी बैठक तो होने दें, पर जो भी कोई अंतिम निर्णय होगा भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन रेट बढ़ाने का, वो जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ही होगा। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी की बात को सुनकर आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर बैठक तो होनी है, तो ये भी जान लीजिए किस इलाके में कितना रेट बढ़ेगा। देखिए स्क्रीन ध्यान से। राजधानी भोपाल में ही 243 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं। इंदौर जिले में 469 जगह हैं जहां 0 से 31% यानी 0 से 31% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। उज्जैन की 91 ऐसी लोकेशन है जहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं सागर शहर के आसपास 71 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। ग्वालियर जिले की 137 लोकेशन पर रेट बढ़ सकते हैं। इन जगहों पर 5% से लेकर 100% तक दाम बढ़ सकते हैं। वहीं रीवा में 79 ऐसी जगहें हैं जहां जमीन के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो थी बात कुछ प्रमुख शहरों की, लेकिन अगर अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55% तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन गाइडलाइन बढ़ने के बाद कितने प्रतिशत रेट बढ़ सकते हैं ये भी समझ लीजिए। स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा विस्तार से। भोपाल में करीब 8 लोकेशन ऐसी हैं जहां 0 से 5% तक रेट बढ़ सकते हैं। 21 लोकेशन ऐसी हैं जहां 6 से 10% तक रेट बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा 100 लोकेशन ऐसी है जहां 11 से 20% तक रेट बढ़ाए जाएंगे। करीब 44 लोकेशन पर 21 से 30%, 37 लोकेशन पर 31 से 40% तक रेट बढ़ेंगे। इसके अलावा 22 लोकेशन पर 40 से लेकर 200% तक रेट बढ़ेंगे। लेकिन एक लोकेशन ऐसी भी है जहां पर 200% भी ज्यादा रेट बढ़ सकते हैं, उससे भी ज्यादा। आप चौंक रहे होंगे ना कि ऐसी कौन सी लोकेशन है भाई जहां 200% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। हम भी चौंक गए थे, तो हमने अपने सहयोगी को उसी जगह पर भेजा जहां 200% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। देख लीजिए भोपाल में सबसे ज्यादा महंगी जमीन कहां की होने वाली है, रिपोर्ट देखिए। राजधानी का सबसे महंगा मार्केट बिट्ठन मार्केट है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे आसपास कई मार्केट और लगे हुए हैं और राजधानी में सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाला यही मार्केट है। बिट्ठन मार्केट की खासियत है कि 7 नंबर से लेकर 6 नंबर आसपास मौजूद है। इसके अलावा बिट्ठन मार्केट के पीछे 2 सोसाइटीज़ हैं, खासतौर पे मनापुरम सोसाइटी है जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही। हालांकि उसे सेमी कमर्शलाइज कर दिया गया है रेजिडेंशियल के साथ साथ। इसके अलावा 10 नंबर मार्केट भी है, शाहपुरा है और ख़ासतौर पर आरेरा कॉलोनी जो सबसे पॉश राजधानी का रेजिडेंशियल एरिया है वो भी इसी मार्केट के नज़दीक है। और यहाँ पे कई मेगा बड़े शोरूम है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट 200 गुना तक बढ़ाए गए हैं। कलेक्टर ने यहाँ के रेट्स को हाइक पे रखा है। अब जमीन के रेट बढ़ेंगे तो सीधा असर किस पर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आपसे बात करना भी जरूरी है। तो हमने आम लोगों से भी बात की है। क्या कहना है लोगों का वो भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं। लोग भी रजिस्ट्रार कार्यालय पे यहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं। रजिस्ट्री कराने के यहाँ पे लोग पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे। पहली चीज़ तो महंगाई बेहद बढ़ा दी है, दूसरा ऊपर से इसके भी रेट बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में गवर्नमेंट मतलब पूरा एकदम से 40% के रेसो पे ला दिया। आप जो कमा रहे हैं उसको 40% वापस दे दो। अभी तो जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उससे हम सहमत हैं। आगे आने वाले समय में विचार करेंगे कि ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है सही लाई है गलत लाई है। जी, प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो सरकार ने ई सिस्टम करा है तो वो सिस्टम ठीक है भाई, डिजिटलाइज तो होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ई रजिस्ट्री का सिस्टम ला रहे हैं या डिजिटलाइज कर रहे हैं तो स्टाफ को तो ट्रेंड कीजिए। स्टाफ ही ट्रेंड नहीं है। चलिए भोपाल चलते हैं। श्याम जी, जमीन खरीद ली है भोपाल में कि नहीं आप?
देखिए, अभी तो मैंने नहीं खरीदी है जमीन, लेकिन खरीदने का सपना कब का जरूर है? देखता प्लान हूं। है जमीन हर खरीदने आम का? आदमी जो है अरे ये सपना सुनिए देखता गुरु, है और पहले सब सुनिए तो हम लोग आपस के भाईचारा की बात कर लें। जमीन नहीं खरीदे हैं तो खरीदना है। ये 200% वाला जो जितना बढ़ा है यहाँ नहीं खरीदना है। यहाँ हम आप लुट जाएंगे तो भी नहीं खरीद पाएंगे। कहाँ जहाँ सबसे कम परसेंट बढ़ना है वो इलाका चिन्हित कर लीजिए और जल्दी से जमीन खरीद लीजिए, रेट बढ़ने वाला है। अब बताइए कि इसका क्या असर होगा। देखिए, हमने लोगों से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, तो एक आम आदमी का सपना क्या होता है? उसका सपना होता है कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, दुकान मकान होना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफा गाइडलाइन के हिसाब से रेट तय हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यही बात जनता ने जनप्रतिनिधियों को समझाई और जनप्रतिनिधियों ने मंत्री जी को समझाई। उसके बाद तय किया गया कि नहीं, पहले आप जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि आपको करना क्या है। एकदम से रेट बढ़ा देना कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर डालता है। उसके घर का सपना जो है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने स्टैंड लिया है। अब पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद तय किया जाएगा रेट कितने बढ़ाना चाहिए और क्यों बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको राजस्व कमाना है और राजस्व कमाने के लिए आप एक तरफा फैसला ले लेंगे, ये ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया है सरकार को। उसके बाद तत्काल रोक लगाई गई। अब बैठकों का दौर होगा और जनता के हित में जो है जरूर फैसला लिया जाएगा। विस्तार न्यूज़ ये खबर उठा रहा है, उस खबर को भी जरूर दिखाएगा जब जनहित में फैसला होगा। आपने कह दिया है तो जरूर दिखाएगा श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। मध्य प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा भाई साहब। वैसे तो मैं चाहूंगा कि कभी आपको जीवन में थाने न जाना पड़े, लेकिन फिर भी कभी थाने जाना पड़ा आपको अगर होगा तो मन में एक डर बना रहता है कि पुलिस वाले आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। थानेदार कहीं डराएंगे तो नहीं, हमारी शिकायत सुनेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस डर से मुक्त हो जाइए। क्यों मुक्त हो जाइए, यही सब विस्तार से बताने जा रहा हूं। देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए सब कुछ। कुछ दिनों पहले जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक आदेश दिया था कि आदेश था मध्य प्रदेश के सभी 1159 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का। और कैमरे भी कोई साधारण नहीं, ऐसे कैमरे जिनमें आवाज भी रिकॉर्ड होती हो। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में और भी ज्यादा सख्ती दिखाते हुए सभी जिलों में से रिपोर्ट भी तलब की है। हाई कोर्ट का मकसद एक ही है कि अगर कोई भी फरियादी थाने पहुंचता है तो पुलिस उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। जब हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर दी तो हमारे सहयोगी भी भोपाल के कुछ थानों में अचानक से रियलिटी चेक करने पहुंचे। हालात क्या थे ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक रिपोर्ट देखिए। PHQ में मौजूद है। यहीं पर प्रदेश के मुखिया डीजीपी बैठते हैं और उन्हें यह निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी 1159 थानों से यह रिपोर्ट मंगाई है कि कहां पर यह गड़बड़ियां हैं। अभी हम थाने में जहां पर कंप्लेनेंट पहुंचते हैं कंप्लेंट करने के लिए वहां मौजूद है और आप ये देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पर विवेचना कक्ष है, उसके पास में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यहाँ पर 2 कक्ष, विवेचक कक्ष है, प्रधान आरक्षक कक्ष है, बंदी गृह कक्ष है, जो अलग अलग कक्ष है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अब राजधानी भोपाल के थानों का तो हाल अच्छा दिख रहा है, तो आपको एमपी के कुछ और जिलों का भी हाल दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी की बात भी सुन लीजिए। पिछले महीनों में कई बार इस तरह का अभियान चलाया गया और कई ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी भी कार्रवाई की गई है। उसी कड़ी में फिर नए सिरे से फिर उसमें कार्रवाई की गई है। खासतौर पे तेजी से जो वाहन चलाते हैं, जो कि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, आम व्यक्ति के और खासतौर पे यातायात के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जा रही है। चालानी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में जो अभियान चले हैं उसमें कई बार मौके दिए गए हैं, समझाइश भी दी गई है, लेकिन पर्याप्त अंतर न आने के कारण फिर उसमें प्रभावी कार्रवाई और सख्त। कटनी, मंदसौर और बुरहानपुर के भी कुछ जिलों का हाल दिखा देता हूं। तीनों जिलों से हमारी रिपोर्ट देखिए, दिखाई जरा। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर के अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना है शहर के बीच में, यहाँ पर हम मौजूद हैं और पहुंचे हैं। देख सकते हैं आपकी सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। एक कैमरा अपन यहाँ देख सकते हैं, दूसरा कैमरा हम पे वहाँ नजर आ रहा है। इसके साथ ही परिसर में
अन्य जगह भी जो है हम यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है देख पा रहे थे। अब मैं मंदसौर के एक और थाने पर आप पहुंचा हूं और थाना है मंदसौर का यशोधर्मन नगर थाना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा थाना परिसर के जो मुख्य द्वार है उसके ठीक बाहर यहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरा है। ये है बुरहानपुर का लालबाग थाना, जो कि पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लेस हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से इस थाने पर जो है कैमरे पूरी तरीके से लगाए गए और ये अंदर से लेकर बाहर तक पूरा जो थाना परिसर है ये पूरे सीसीटीवी कैमरों से लेस है। थाने के अंदर भी ये जो है कैमरे लगाए गए। ये है बुरहानपुर का शिकारपुरा थाना, जो कि सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से लेस है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैमरे जो है अंदर से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये थाना भी हाईटेक थाना है। ISO अवार्ड से इस थाने को भी नवाजा गया है और इस थाने में भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आज हम रियलिटी चेक पर कटनी के महिला थाने पहुंचे हैं। पहले आप दृष्टया देख सकते हैं कि एक बड़ा कैमरा जो है वह यहाँ पर लगा है, जो कि पूरे थानों के बाहर का जो है वह मूवमेंट कैप्चर करता है। देखिए यहाँ पर थाना परिसर पर जो है वह एक कैमरा और लगाया गया है। कुछ जगह सीसीटीवी लग चुके हैं तो वहीं कुछ जगह लगने बाकी हैं। सब जगह जल्द ही लग जाएंगे। आपसे जुड़ी खबर थी और ये भी बताना था कि अगर थाने में आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये खबर दिखाना जरूरी था। कई बार ऐसी शिकायत आती है, इसलिए इतने विस्तार से मैंने खबर दिखाई। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देते हैं तो थोड़ा रुकिए। खूब मंगाते हैं ना भाई, रुको यार ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, रुको अभी अभी हो गया, कौन जाए। कभी कभी पत्नी कहती है कि आज खाना बनाने का, मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अगर जाना है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, जल्दी से देखे कई सारे एप्लीकेशन ऑर्डर करते हैं। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो झट से बाहर का कुछ ऑर्डर कर देते हैं, करते हैं ना। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर बाहर से मंगाकर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाइए। फिर से कह रहा हूं, बाहर का कुछ भी खाने से पहले अच्छे से देखिए, कहीं आपके खाने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, सुन लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जो बाहर के खाने पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। पहला मामला शहडोल जिले का है, जहां एक व्यक्ति ने जब पिज्जा लिया तो उसमें कीड़ा निकल आया, जिसको देखकर युवक हैरान रह गया। दूसरा मामला उज्जैन का है। पूरे मध्य प्रदेश में सेव टमाटर की सब्जी लोग खूब चाव से खाते हैं, लेकिन यहां बाहर से मंगाए गए सेव टमाटर की सब्जी में हड्डी निकली। दोनों मामलों की काफी चर्चा हो रही है। आइए दोनों मामले आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं शहडोल की। इतवारी मोहल्ला के रहने वाले रोहन बर्मन ने डिलाइट कैफे और रेस्टोरेंट से एक पिज्जा खरीदा। फिर रोहन पिज्जा लेकर घर गया, लेकिन जब रोहन ने डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिज्जा में कीड़ा मिला, वो भी जिंदा, जिसका रोहन ने वीडियो बनाया और शिकायत की। जब इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट संचालक से बात की गई तो उसने कहा कि ये उसको फंसाने की साजिश है। इस मामले को लेकर अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच कराने की बात कही। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। खाने के लिए बैठा तो देखा कि उसमें हिल्ली थी। ये तो फंसाने की चाल है। ये आज तक में इतना पिज्जा गया है लेकिन एक भी शिकायत नहीं है। मैं टीम बना के जांच करवाता हूँ और रेगुलर सैंपलिंग कराई जाए, जिससे कि इस तरह की जो दुकानें हैं उसमें पाबंदियां लग सकें। हाथ जोड़ के सबसे है कि पिज्जा मत खाइए, बाहरी आइटम जो घर पे दाल भात है वही खाइए। पिज्जा में कीड़ा मिलने के बाद रोहन घर का खाना खाने की अपील कर रहे हैं। पहले बुद्धि आ जाती, घर ही का खाते। और अगर रेस्टोरेंट संचालक दोषी हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं उज्जैन की। मनोज चंद्रवंशी ने ऑनलाइन सेव टमाटर की सब्जी ऑर्डर की थी। ये सब्जी हरी फाटक ब्रिज के पास मौजूद होटल नसीब से मंगवाई गई थी। ऑर्डर आने के बाद जब मनोज खाना खाने के लिए बैठे तो उन्हें सब्जी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिसके बाद वो काफी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद जब होटल नसीब में जाकर टीम ने जांच की तो कई कमियां सामने आई, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्या कह रहे हैं मनोज चंद्रवंशी और खाद्य विभाग के अधिकारी, सुन लीजिए। मैंने जोमेटो से खाना बुलवाया था, उसमें सेव टमाटर बुलवाया था वेज, और नॉन वेज खाना इन्होंने पहुंचाया। मैंने तुरंत इसकी कंप्लेंट गंगा उसमें वहाँ शिकायत की, वहाँ उनको बताया जो भी घटना मेरे साथ हुई। कार्रवाई इनके पास थाने में हुई है। उसके बाद यहाँ पे आके जो अपने फूड इंस्पेक्टर हैं
उनको शिकायत पहुंचे तो उन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाई की है। मनोज चंद्रवंशी करके व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकायत लिखित आवेदन देकर बताया गया कि उनके द्वारा यहाँ पे जोमेटो से सेव टमाटर की सब्जी और चपाती का ऑर्डर किया गया था, लेकिन सेव टमाटर की सब्जी में उनको कुछ बोन्स पीस जैसे दिखाई दिए, यानी नॉनवेज की उनके द्वारा शिकायत की गई थी। और शिकायतकर्ता को लेकर जब हम होटल पे आए तो यहाँ पे अनियमितता मिली। किचन जो थी, किचन में जो किचन था वो सेपरेट नहीं पाया गया, एक ही किचन पाया गया। और विक्रेता ने स्वीकार भी किया कि शायद फ्राई पे बहुत बड़ी लापरवाही है, इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए। दोनों मामले बेहद हैरान करने वाले हैं। फूड सेफ्टी के मामले में भारत की रैंकिंग बेहद खराब है और अगर आप भी कहीं बाहर खाने गए हैं या फिर अपने ऑनलाइन कुछ भी खाने का ऑर्डर किया है और उसमें आपको कीड़ा मिलता है या खाने में कुछ गड़बड़ी है तो इसकी तुरंत शिकायत कीजिए। इन मामलों की शिकायत के लिए कई तरीके हैं, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। देखिए, आप फूड रेगुलेटर एजेंसी के फूड रेगुलेटरी पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही FSSAI को ऑनलाइन शिकायत भी भेज सकते हैं। इन सब के अलावा आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस को भी इन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत सरकार ने फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आप इस ऐप पर शिकायत करते हैं तो सभी एजेंसियां एक्टिव होकर मामले की जांच में जुट जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज ये है कि बाहर के खाने से परहेज करिए। कोशिश करिए कि घर का खाना ही खाएं और खुद को स्वस्थ रखें। आपसे जुड़ा, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मसला था, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। सावधानी आपको ही बरतनी है, मैं केवल आपको सावधान कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां की है। ऐसा राज्योत्सव कभी नहीं मनाया गया। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि राज्योत्सव की ऐसी ऐसी तस्वीर आई है कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह, जश्न हो, खुशी हो तो इस तरीके से मनाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। नया रायपुर में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ आ रही है। इस राज्योत्सव का आज तीसरा दिन है और आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर आए हैं। इस दौरान 36 लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है। आज राज्योत्सव के अलग अलग रंग आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में अब तक कौन कौन आया है। पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए। दूसरे दिन राज्यपाल रामेन डेका पहुंचे थे। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। मशहूर सिंगर शांतनु मुखर्जी और नीति मोहन के गानों पर रायपुर वासी खूब झूमे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़िया तड़का लगाने के लिए लोक गायिका आरू साहू ने भी छत्तीसगढ़ी गाना गाया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले राज्योत्सव के रंग को दिखाती, दर्शाती, बताती एक रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, आज 24 वर्ष पूरा करके 25वां साल में प्रवेश करत है। इतिहास हमें याद दिलाता है, समाज के खिलाफ हथियार उठाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला है। चुनर पैरी बाजे रे गोरी, जिया रामा चले छुरी रे, जिया रामा चले छुरी रे गोरी। छत्तीसगढ़िया राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सरकारी योजनाओं के बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ तो जहां ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वहीं उमड़ी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक टेंट के नीचे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। इसके लिए ना तो पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इसलिए 3 दिन में 650 से ज्यादा लोगों के लर्निंग लाइसेंस बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां बड़ी संख्या में लाइसेंस बनवा रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले युवा क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। सुनिए। जी, हमको
यहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। यहाँ आके आसानी से हमारा लाइसेंस बन गया है और हम लोग चारों बनवा लिए हैं। सरकार का पहल बहुत अच्छा है देखा जाए तो। यहाँ आके लाइसेंस आसानी से बन गया। लाइसेंस बनवाने के लिए हमको भटकना नहीं पड़ रहा है और लाइसेंस बनने के बाद तुरंत मिल गया। हम आरटीओ में जाते तो एजेंट पकड़ लेता तो कोई ना कोई अपना चार्जेस बढ़ा के लाइसेंस का ना अमाउंट को लेता है। अब यहाँ 450 में कम अमाउंट में अपना लर्निंग लाइसेंस बन जाना है। बहुत अच्छा सुविधा है। एक छत के नीचे सब लाइसेंस के कार्यक्रम हुआ थे। सरकार बहुत अच्छी सुविधा हम लोगों को दी है। राज्योत्सव में बहुत भीड़ उमड़ रही है क्योंकि कार्यक्रम स्थल में सभी सरकारी विभागों के लिए अलग अलग डोम स्टॉल लगाए गए हैं जहां लोग सरकारी सुविधा का लाभ कैसे उठाए इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने लोगों के आने जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था भी की है। चलिए मृगेन पांडे के पास चलते हैं। और मृगेन जी, ऐसा राज्योत्सव हम लोग तो देख रहे हैं 23-24 साल हो गए, लेकिन जिस तरीके से ये लाइसेंस वाली खबर दिखाई गई, सरकार न केवल जश्न मना रही है, खुशी मना रही है, बल्कि लोगों को जानकारी भी उपलब्ध करा रही है, लोगों को सुविधा भी मुहैया करा रही है। इसलिए थोड़ी खास है इस बार का राज्योत्सव। मृगेन, निसंदेह इस बार का राज्योत्सव बहुत खास है। आम आदमी से जुड़ी तमाम चीज़ें वहाँ हैं। बस की गई थी शहर से लोगों को राज्योत्सव स्थल तक पहुँचाने के लिए। लाइसेंस बन रहा है। इसके साथ ही विभाग जैसे कृषि विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, हर विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है। वहाँ उन विभागों में लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं उसका जिक्र किया गया, जो एक अनोखी बात है। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस राज्य की कल्पना करते हुए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था उसकी झलक भी दिख रही है। छोटा राज्य है, चाहे बात राज्यपाल की करें या उपराष्ट्रपति की, उन्होंने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया कि जो छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा है उसे जीवित रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो आप समझिए कि ये राज्योत्सव कई मायनों में अनोखा हो गया है। इसके साथ ही आप देखिए कि जो कलाकारों को प्रोत्साहन देने की बात थी, राज्य सरकार ने कलाकारों के प्रोत्साहन की राशि को भी दोगुना कर दिया है, जो बड़ी घोषणा है इस राज्योत्सव की। अभी तक जो 12,000 रुपये मिलते थे अब 24,000 रुपये मिलेंगे। पिछले 24 साल में आप देखिए ये राशि 24,000 तक पहुंची है, जो कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम भी बनेगी और कलाकारों को अपनी कला कुल मिला के बहुत सी ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, बहुत सी ऐसी नई चीजें हो रही हैं जिसको लेकर लोग उत्साहित हैं और इसलिए भी भीड़ उमड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका मृगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर आपको दिखा देते हैं। कौन सी खबर है? रिश्वत के लिए पैसा उधार चाहिए। आए किसको चाहिए? कौन मांग रहा है? इसलिए जनदर्शन में आए हैं। बताइए कलेक्टर साहब, हमको उधारी दे दीजिए, पटवारी को घूस देना है। बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया। रिश्वत की मांग से परेशान एक व्यक्ति ने अनोखा कदम उठा लिया है और फिर एक दिन बाद शिकायत वापस भी ले ली है। सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या ये पूरा मामला विस्तार से जानना चाहते हैं? देख लीजिए। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का है। तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति का नाम मुस्तकीन मिस्त्री है। ये अपने पूर्वजों की जमीन पर सड़क के लिए नक्शा कटवाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन इसके बाद भी इनको दर दर भटकना पड़ा। मुस्तकीन मिस्त्री का आरोप था कि पटवारी ने उनसे 10,000 रुपयों की डिमांड की। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिखाई रिपोर्ट। रोड के लिए मैं गया पटवारी साहब के पास नक्शा कटवाने के लिए, तो बोले कि नहीं अभी नहीं भेजूंगा, मेरे को 10,000 रुपया लगेगा। क्या कलेक्टर साहब से क्या गुहार लगा रहे हैं? आवेदन में क्या बोल रहे हैं? आवेदन में मांगे हैं उधारी पैसा। जनदर्शन में एक व्यक्ति के द्वारा स्थानीय पटवारी के अगेंस्ट में एक शिकायत की गई है, जिसमें उसने नक्शा दुरुस्ती के लिए कुछ राशि की मांग की है, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो अभी आवश्यक जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई बनता है तो हम लोग उसको करेंगे। जिस पटवारी पर आरोप लगा था उसका नाम श्रवण पांडे है। मुस्तकीन मिस्त्री रोज कमाने और खाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए 10,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। जिसके बाद मुस्तकीन सीधे जिले कलेक्टर के पास पहुंच गए और कलेक्टर को आवेदन देते हुए, कलेक्टर नहीं थे उस दिन, अब मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। जनदर्शन में पूछा, बाकी के पैसे मुझे आप ही दे दीजिए ताकि पटवारी को रिश्वत देकर मैं अपना काम कर सकूँ। हालांकि मुस्तकीन मिस्त्री ने अब अपनी शिकायत वापस ले ली है और कहा है कि उनका काम कराने का आश्वासन उनको दे दिया गया। इसके साथ ही आरोपों को निराधार भी बताया है। लेकिन पटवारी श्रवण पांडे अभी भी संदेह के घेरे में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पहले भी रिश्वत मांगने को लेकर सस्पेंड हो चुके हैं। कुछ साल पहले जसपुर एसडीएम ने इन्हें सस्पेंड किया था।
इनको मिली भगत कर पैसों का लेन देन करने और रकम लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। तब ये मनोरा तहसील के हल्का नंबर 2 में पदस्थ थे। चलिए अंबिकापुर चलते हैं और अंबिकापुर में दिलीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं। दिलीप, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, वापस क्यों ले लिया मिस्त्री जी ने अपनी शिकायत? इसके पीछे भी कुछ खेल है क्या? देखिए ज्ञानेंद्र जी, खेल तो है, क्योंकि कल वो आरोप लगा रहा था और आज अपना शिकायत वापस ले लिया। और बाकायदे कल इस मामले में जिले के जो अधिकारी थे कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, कलेक्टर भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब कलेक्टर का नाम सामने आया, कलेक्टर भी इस मामले में लपेटे में दिखाई दिए आवेदन में, तो कलेक्टर ने भी पहल की और पूरा मामला अब शांत हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि एक पटवारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उस पटवारी पर फिर ऐसा आरोप लगा, तो कम से कम इस पूरे मामले की सही तरीके से जाँच करा लेनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का भी है कि लोग पटवारियों के चक्कर में हमेशा उनके दरवाजे हालांकि दिलीप, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को शिकायत है, अगर उसको आश्वासन दे दिया गया है और मामले को सेटल करने की कोशिश तो दिखाई दे ही रही है, जब उसे शिकायत नहीं है तो हमारा काम है खबर दिखाना, आगे बढ़ जाना। अब यहाँ रुक भी नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ गया हूँ। नमस्कार, क्योंकि टाइम हो गया है ओवर। इजाजत दीजिए।